नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 3 करेंगे फ्रेंड्स। ओके, और इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा फ्रेंड्स आपका कवर हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का एजेंडा क्या रहने वाला है हमारा, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले देखेंगे फेयर प्रैक्टिस कोड क्या होता है एनबीएफसी के लिए, क्या फेयर प्रैक्टिस कोड प्रेस्क्राइब किए गए हैं, और व्हाट इज स्केल बेस्ड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी को रेगुलेशन मतलब जो है क्लासीफाई किया गया है स्केल के आधार पर, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट ओन फंड NOF फॉर एनबीएफसी। नेट ओन फंड या ओन फंड में क्या क्या चीज़ आती है वही हमें यहाँ देखना है। तो फ्रेंड देखिए, ओन फंड इज द एग्रीगेट यानी सब जोड़ जाड़ के। ओन फंड क्या होता है? सब जोड़ जाड़ के। क्या? पेड अप इक्विटी कैपिटल, एनबीएफसी के पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर जो कि कंपलसरी कन्वर्टेबल है इक्विटी में, फ्री रिजर्व, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इन सब को जोड़ करके पेड अप मतलब ओन फंड में क्या क्या आता है? पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, फ्री रिजर्व, बैलेंस इन शेयर प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व, ये सारा कुछ जोड़ जाड़ करके आता है। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है उसमें एक्सक्लूडिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। ठीक है, तो अगर एसेट को रिवैल्यूएट किया गया है उससे जो रिजर्व क्रिएट होगा उसको कैपिटल रिजर्व में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर इतना सारा जोड़ने के बाद में फिर डिडक्ट करते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड अदर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये जोड़ेंगे पेड अप इक्विटी कैपिटल नंबर 1, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कंपलसरी कन्वर्टेबल हैं इक्विटी में, अगर नहीं कन्वर्टेबल तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा फ्री रिजर्व जोड़ेंगे, चौथा शेयर प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसको जोड़ेंगे, पांचवा कैपिटल रिजर्व को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जुड़ेगा। ठीक है, 5 में कंडीशन रखी हुई है कि भाई जो कैपिटल रिजर्व है उसमें आप शामिल ना करिए, अगर एसेट को रीवैल्यूएट किया गया है तो उससे जो रिजर्व क्रिएट होगा उसको कैपिटल रिजर्व में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये उसी की बात होगी। माइनस इतना सब कुछ जोड़ने के बाद घटाना शुरू करेंगे हम, बैलेंस ऑफ लॉस यानी ये 6, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 7 और अदर इंटेंजिबल एसेट्स 8, यानी कि हम इसमें से 6, ठीक है, 7 और 8 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ये मिल करके आपका नेट ओन फंड बनता है फ्रेंड्स। ओके, 6 को भी हटाएंगे, 7 को भी हटाएंगे, 8 को भी हटाएंगे। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नेट ओन फंड का या ओन फंड का पार्ट है या पार्ट नहीं है, लाइक दैट। तो इसीलिए जो नंबरिंग करी है ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रहनी चाहिए फ्रेंड्स। ओके, फिर आ जाती है फ्रेंड्स जो है बात फेयर प्रैक्टिस कोड। फेयर प्रैक्टिस कोड क्या मतलब होता है, पहले फंडा समझ लीजिए, फिर कहानी है ये, मतलब इसमें टॉपिक में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिस कोड मतलब किसी के साथ आप गलत ना करें। अगर आप एक एनबीएफसी हैं, अगर आप एक बैंक हैं, तो किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकते, दैट इज़ फेयर, है ना, वही फेयर प्रैक्टिस कोड। जैसे कस्टमर आया, आपका एप्लीकेशन दिया कि सर हमको लोन लेना है, आप उसको दबा के रख लिए, उसको ना कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर दे रहे हैं, 15 दिन बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, वो बूढ़ा हो गया, दैट्स नॉट फेयर, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आया है हमारे पास कस्टमर रिक्वेस्ट करने कि हमें लोन चाहिए, आइदर आप उसको मना करिए या फिर हाँ करिए, 7 दिन में, 15 दिन में, जो भी टाइमलाइन हो उसको आपको एडहर करना चाहिए, दैट्स द फेयर प्रैक्टिस कोड। कुछ भी छिपाइए मत उससे, जो भी इंटरेस्ट चार्ज करने जा रहे हैं वो उसको बताइए। अगर वो प्री पेमेंट करेगा तो उसको अगर कोई पेनाल्टी लगनी है तो वो उसको बताइए कि सर अगर आप मान लीजिए लोन लिया है आपने 5 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद भगवान आपको पैसे ज़्यादा देता है, आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, मना ही नहीं, लेकिन 2% की पेनाल्टी आपको लगेगी, पूरा इंटरेस्ट भी लेंगे प्लस 2% की पेनाल्टी भी लगाएंगे, लाइक दैट। तो ये सब बातें मतलब आपको उसे बता देनी चाहिए, यही होती है फ्रेंड जो है फेयर प्रैक्टिस कोड। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मास्टर सर्कुलर में, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने फेयर प्रैक्टिस कोड एनबीएफसी के लिए प्रेस्क्राइब करा हुआ कि एनबीएफसी को ये करना चाहिए। उसी के बारे में जो इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग। Application for loan and their processing, all communication to the borrower shall be in vernacular language and in a language that as understood by the borrower। तो जितने भी कम्युनिकेशन किए जाने चाहिए कस्टमर के साथ में लोन के लिए, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, मातृभाषा कह सकते हैं, या फिर ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जो है बारोवर को समझ में आए, यानी इंग्लिश। कुल मिला करके यही हो गया। महाराष्ट्र में है तो मराठी प्लस इंग्लिश, कर्नाटक में है तो कन्नड़ प्लस इंग्लिश, लाइक दैट। ओके, ये जो भाषा समझ सके, वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लस एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ओके,
लोन एप्लीकेशन फॉर्म शुड इंक्लूड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन व्हिच अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बारोवर, यानी कि लोन का इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म आप दें उसे, उसमें सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो बारोवर को प्रभावित कर सकती है, उसके निर्णय को प्रभावित करती है, उसे रखना चाहिए। जैसे सो दैट, ताकि अगर ये जानकारी आप देंगे, सो दैट मीनिंगफुल कंपेरिजन विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर्ड बाय द अदर एनबीएफसी कैन बी मेड एंड इन्फॉर्म डिसीजन कैन बी टेकन बाय द बारोवर। तो अगर आप लोन एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स देंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो दूसरी एनबीएफसी में भी जाएगा लोन के लिए, तो आपकी एनबीएफसी और उसकी एनबीएफसी में क्या डिफरेंस आ रहा है कंपेयर कर पाएगा और एक बेहतर निर्णय ले पाएगा, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा, फंसेगा नहीं। ओके, द एनबीएफसी शुड डिवाइज a सिस्टम ऑफ गिविंग एक्नॉलेजमेंट फॉर रिसीट ऑफ ऑल लोन एप्लीकेशन। अब इन्होंने ये भी कहा आरबीआई ने कि ऐसा सिस्टम डेवलप करो कि जब भी कोई लोन एप्लीकेशन आपके पास आए तो उसकी रिसीविंग दे करके एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करो आप जो है कस्टमर को कि भाई हमें लोन एप्लीकेशन आपका रिसीव हो गया है। ओके, लोन अप्रेजल एंड टर्म्स कंडीशन में क्या करना है, तो लोन अप्रेजल में द एनबीएफसी शुड कन्वे इन राइटिंग टू द बारोवर बाय मीन्स ऑफ सैंक्शन लेटर और अदरवाइज द अमाउंट ऑफ लोन sanctioned along with the terms and condition including annualization rate of interest and keep the acceptance of these terms and condition by the borrower on its record। तो मैंने आपको बताया इसमें सब कहानी है, वैसे सुनते चलना है कि हाँ ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एनबीएफसी को चाहिए कि वो राइटिंग में बारोवर को कन्वे करे कि यानी सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड करे जिसमें वो बताए कि कितने लोन कितने अमाउंट का लोन उसने सैंक्शन किया है, क्या टर्म्स और कंडीशन रहने वाली हैं, ठीक है, साल में क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, और साथ ही साथ में कस्टमर से एक एक्सेप्टेंस ले ले कि हाँ भाई जो भी इसमें बातें लिखेंगे इसको तुम स्वीकार करते हो और उसको अपने रिकॉर्ड में रख ले कि कस्टमर ने एक्नॉलेज किया है कि हाँ हमें ये सारी शर्तें मंजूर हैं। ओके, एनबीएफसी शुड फर्निश अ कॉपी ऑफ द लोन एग्रीमेंट टू ऑल द बारोवर्स एट द टाइम ऑफ सैंक्शन डिसबर्समेंट ऑफ लोन। तो जब भी लोन बांटें, सैंक्शन करें, ठीक है, सैंक्शन और डिसबर्समेंट में क्या फ़र्क है, लोन सैंक्शन मतलब कि लोन पास हो गया है, हम आपको देने के लिए राजी हो गए हैं, डिसबर्समेंट मतलब खाते में पैसे पहुंच चुके हैं, ठीक है, और सैंक्शन होने का मतलब पैसा पहुंचना नहीं होता है, ठीक है, सैंक्शन हो गया, हाँ हो गई है लेकिन पैसा नहीं पहुंचा, डिसबर्समेंट मतलब आपके खाते में पैसे अब आ चुके हैं, ठीक है। तो जब भी लोन सैंक्शन या डिसबर्समेंट होता है तो एक कॉपी जो है लोन एग्रीमेंट की प्रोवाइड की जानी चाहिए सभी बारोवर्स को, ऐसा एनबीएफसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस कोड में अब आप समझ रहे होंगे कि हाँ कस्टमर का भला हो, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं। ओके, डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चेंजेज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, लोन का डिसबर्समेंट और अगर चेंज हो रहा है कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो वो भी इन्फॉर्म किया जाता है। द एनबीएफसी शुड गिव नोटिस टू द बारोवर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज आर अ लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, यानी कि एनबीएफसी को चाहिए कि बारोवर को नोटिस दे वर्नाकुलर भाषा में या ऐसी भाषा में जो बारोवर समझ सके, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एनबीएफसी शुड रिलीज ऑल द सिक्योरिटीज ऑन रीपेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज, ठीक है, मतलब कहने का एनबीएफसी को चाहिए कि जो भी चीज़ें बंधक रखी हुई हैं उनको रिलीज कर दें। एनबीएफसी शुड रिलीज ऑल द सिक्योरिटीज ऑन रीपेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज, सारे ड्यूज अगर रीपे कर दिए जाते हैं तो सारी सिक्योरिटी वापस कर देनी चाहिए। ऑन रियलाइजेशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द लोन, या लोन की जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको अगर मिल गया है, रियलाइज हो गया है, तो जो भी सिक्योरिटीज बंधक कागज पत्र जो कुछ भी रखा है वो सब वापस कर देना चाहिए। सब्जेक्ट टू एनी लेजिटिमेट राइट आर लियन फॉर एनी अदर क्लेम एनबीएफसी में हैव अगेंस्ट बारोवर, मतलब कि अगर कोई और चीज़ के लिए लियन कर रखा है तो अलग बात है, नहीं तो अगर लोन खत्म हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देने हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस की बात करी जाएगी यहाँ पर। जनरल में क्या आएगा, इन केस ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम द बारोवर फॉर ट्रांसफर ऑफ बारोवेबल अकाउंट द कंसेंट आर अदरवाइज दैट इज ऑब्जेक्शन ऑफ एनबीएफसी इफ एनी शुड बी कन्वेड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, यानी एक एनबीएफसी से लोन करवा रखा है ए नाम की और बी एनबीएफसी में वो इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एनओसी देने के एनबीएफसी को एनओसी देनी होगी 21 दिन के अंदर अंदर में। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो 21 दिन के अंदर अंदर में आपको बताना पड़ेगा। कस्टमर ने जब रिक्वेस्ट की उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एनओसी दे देनी पड़ेगी कि हाँ हमारा अकाउंट मतलब आप अकाउंट दूसरी एनबीएफसी में ट्रांसफ़र करवा लीजिए लोन का। इन द मैटर ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स द एनबीएफसी शुड नॉट रिसॉर्ट टू द अनड्यू हरासमेंट, मतलब जब आप लोन की रिकवरी करने जा रहे हैं तो बदतमीजी ना करिए, कुल मिला करके गुंडे लगा दिए, समथिंग लाइक दैट, इट शुड नॉट बी हैपनिंग। होगी वही बोल रहा है कि रिकवरी के समय लोन की एनबीएफसी को चाहिए कि वो अनड्यू हरासमेंट ना करे, ठीक है। जैसे परसिस्टेंट बॉदरिंग द बारोवर एट ऑड आवर्स, गलत समय पे मतलब रात के 11 बजे फ़ोन कर रहे हैं, सर आपने पैसा नहीं जमा किया है, लगातार परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मसल पावर का पटक पीटेंगे यहीं पर, लाइक दैट, है ना, रिकवरी ऑफ लोन दैट शुड नॉट बी हैपनिंग, ये सब नहीं करना होता है, ठीक है। ये फिर प्रैक्टिस कोड का पार्ट है।
आती है बात ग्रेवियंस रेड्रेस ऑफिसर, यानी अगर किसी का कोई तकलीफ है, दुखड़ा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। ओके, एट द ऑपरेशनल लेवल ऑल एनबीएफसी हैव टू डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोमिनेंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर कस्टमर एट देयर ब्रांचेज प्लेसेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। तो मतलब जहाँ पर भी प्राइमरली एनबीएफसी फंक्शन कर रही है वहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होगी ताकि कस्टमर को जानकारी मिल सके कि हाँ हमें अगर कोई शिकायत है तो हमें शिकायत करनी कहाँ है, क्या क्या जानकारी करनी होगी, ए और बी जानकारी देनी होगी। तो जैसे द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब नाम बताना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब देना होगा। किसका? ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर का, हु कैन बी अप्रोच्ड बाय द पब्लिक फॉर रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी। अगर कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए किस ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं। जैसे बैंकों में अगर देखें आप तो आपके ब्रांच में बैंकिंग लोकपाल का पूरा डिटेल लिखी होती है, पूरी डिटेल आप देते हैं, वही बात यहाँ पर कही गई है। इफ़ द कंप्लेंट डिस्प्यूट इज नॉट रेड्रेस विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month, the customer may appeal to the officer in charge of the regional office of the Department of Non-Banking Supervision of the RBI under the whose jurisdiction the registered office of the NBFC falls। अगर मान लो कस्टमर की कंप्लेंट को 1 महीने के अंदर में सॉल्व नहीं किया जाता है, कस्टमर ने इसके पास ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर का कंप्लेंट की, कोई समाधान नहीं हुआ, तो वो कहाँ अपील करेगा? DNBS, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि RBI में आता है, उसके रीजनल ऑफिस में जा करके ऑफिसर इंचार्ज के पास कंप्लेंट की जा सकती है कि सर हमें जो है सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिला है। और कहाँ पर करना है? तो जिसमें एनबीएफसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, जिसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन में जा करके कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जा सकती है। लैंग्वेज एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन फेयर प्रैक्टिस कोड, ठीक है। एनबीएफसी विल हैव द फ्रीडम टू ड्राफ्टिंग द फेयर प्रैक्टिस कोड, इनहेंसिंग द स्कोप ऑफ गाइडलाइन बट इन नो वे सैक्रिफाइसिंग द स्पिरिट अंडरलाइंग द अबव गाइडलाइन। मतलब कहने का कि एनबीएफसी को आज़ादी दी जाती है कि वो फ्रीडम रखते हैं, फेयर प्रैक्टिस कोड खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि जो गाइडलाइन है उनका स्कोप इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। लेकिन गाइडलाइन ऐसी नहीं बनानी है कि जिससे ऊपर जो गाइडलाइन बताई गई है, आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी है उसकी स्पिरिट को नहीं मारना है, ठीक है। जैसे आरबीआई ने कहा है कि एनओसी का सर्टिफिकेट 21 दिन में दे देना है। अगर मान लो एक एनबीएफसी से लोन दूसरे एनबीएफसी में जा रहा है, 21 दिन में एनओसी दो, तो इसको आप घटा करके 14 दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 21 दिन आरबीआई ने कहा हमने 14 दिन में ही एनओसी दे दी तो और अच्छा कर दिया, लेकिन इन नो वे की पता चल रहा है कि हम 42 दिन में देंगे, हम 45 दिन में देंगे। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। क्यों? क्योंकि जो गाइडलाइन की स्पिरिट है, जो आरबीआई चाहता है उसके उल्टा आप चाह रहे हो। दैट शुड नॉट बी हैपनिंग, ये नहीं होना चाहिए। और द सेम शुड बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट इफ एनी फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। और ये जो कुछ भी आपकी फेयर प्रैक्टिस कोड की जो भी ड्राफ्ट है, जो गाइडलाइंस है, इसको आप अपनी वेबसाइट पर, एनबीएफसी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी ताकि जो डिफरेंट लोग हैं, कस्टमर हैं, शेयर होल्डर्स हैं और इन्वेस्टर हैं, उन सबको पता चल सके। फिर हैं फेयर प्रैक्टिस कोड में ही रेगुलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द एनबीएफसी। एनबीएफसी एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज कर सकती है। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्रोच फॉर ग्रेडेशन ऑफ रिस्क shall also be made available on the website of the companies are published in the relevant newspaper। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और जो अपने कस्टमर हैं उनको ग्रेड कैसे किया जा रहा है, रिस्क का ग्रेडेशन कैसे किया जा रहा है, इस सब की जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। अगर वेबसाइट नहीं है तो किसी न किसी न्यूज़पेपर में छापा जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड इन द वेबसाइट आर अदरवाइज पब्लिश्ड शुड बी अपडेटेड व्हेरेवर देयर इज ए चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आया तो या तो वेबसाइट पर दोबारा से रिअपलोड करो या फिर न्यूज़पेपर में दोबारा से छपवाओ कि नए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लागू हो गए हैं, ठीक है। The rate of interest should be annualized rate so that the borrower is aware of exact rate that would be charged to the account। मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बताएं वो सालाना बेसिस पर बताएं, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर ना बताएं। सालाना बेसिस पर उसको पता चले कि हाँ भाई हमको जो है साल का 6.8 पढ़ना है, ठीक है, 2.1% क्वार्टरली, ये नहीं बताना है ताकि उसे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गई बातें फ्रेंड जो है फेयर प्रैक्टिस कोड की हमारी, कि क्या क्या करना चाहिए फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत, ठीक है। तो हमने पहले नेट ओन फंड देखा, तो मैंने आपको बताया नेट ओन फंड में क्या क्या जोड़ना है। एनबीएफसी का पेड अप कैपिटल जोड़ लीजिए, प्रेफरेंस शेयर जोड़ लीजिए, उसके बाद में फ्री रिजर्व जोड़ लीजिए, फिर बैलेंस जो शेयर प्रीमियम अकाउंट में है उसको जोड़ लीजिए, फिर कैपिटल रिजर्व को जोड़ लीजिए। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ऐसा रिजर्व जो एसेट का रीवैल्यूएशन का क्या मतलब है, जैसे ये मोबाइल है मान लीजिए मेरा, पहले
मेरे पास में जो मोबाइल है मान लेते हैं ये 20,000 रुपये का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। बाद में 1 साल बाद मैं इसको रीवैल्यूएट करता हूँ तो पता चलता है अभी 8 ही हज़ार का है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का ये मतलब होता है कि अब एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। घर आपने खरीदा 1 करोड़ रुपए का, अभी उसकी वैल्यू क्या है सर, अब अप्रिसिएट होकर 1.5 करोड़ हो गई है, तो वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट होता है और उससे जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको शामिल नहीं करना है कैपिटल रिजर्व में। फिर उसमें से हम घटाएंगे बैलेंस ऑफ लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अदर इंटेंजिबल एसेट, ये सारी चीज़ें हम घटा देते हैं, ठीक है। फिर आई थी बात हमारी फेयर प्रैक्टिस कोड के बारे में। तो आरबीआई ने ही बताया है कि फेयर प्रैक्टिस कोड क्या होना चाहिए। उसमें कुछ खास बातें हैं, जैसे लोन एप्लीकेशन, उनकी प्रोसेसिंग, तो जितनी भी कम्युनिकेशन बारोवर के साथ होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में या फिर ऐसी लैंग्वेज में होगी जो कि आसानी से समझी जा सके, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें सारी डिटेल दी जानी चाहिए ताकि कस्टमर दूसरी एनबीएफसी से कंपेयर कर सके कि आप अच्छा दे रहे हैं ऑफर या दूसरा अच्छा ऑफर दे रहा है। उसके बाद में अगर कोई लोन एप्लीकेशन आता है कस्टमर की तरफ से तो आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रोवाइड करें ताकि उसकी ट्रैकिंग की जा सके कितने दिन में लोन पास हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में एनबीएफसी को चाहिए कि वो राइटिंग में दे बारोवर को सैंक्शन लेटर के बारे में, ठीक है। सैंक्शन लेटर देगा उसको, जिसमें वो बताएगा लोन का अमाउंट कितना है, कितना लोन सैंक्शन हुआ है, क्या टर्म्स और कंडीशन रहने वाली है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है, और ये सारी चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस लेटर भी बना करके टर्म्स और कंडीशन का अपने रिकॉर्ड में भी एनबीएफसी को मेंटेन करके रखना चाहिए कि हाँ कस्टमर एग्री किया था जब उसने ये लोन लिया था। तो एनबीएफसी को चाहिए कि वो लोन एग्रीमेंट की एक कॉपी हर एक बारोवर को जिसने जो लोन लिया उसको प्रोवाइड करे। उसके बाद में एनबीएफसी नोटिस देगा अपने बारोवर को वर्नाकुलर लैंग्वेज में या ऐसी लैंग्वेज जो आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद में एनबीएफसी को चाहिए कि वो रिलीज करे जितनी भी सिक्योरिटी हैं उनको रीपेमेंट हो जाने के बाद में। अगर सारा का सारा लोन चुका दिया गया है तो जो भी मॉर्टगेज हाइपोथेकेशन जो भी करवा रहा है उसको चुका देना होगा। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग जो लोन अमाउंट ऑफ लोन है उसको रियलाइज होने के बाद में भी मतलब जो है ये सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सारे वापस कर दिए जाने चाहिए। जैसे हाउसिंग लोन लिया किसी ने 20 साल के लिए, 20 साल जब तक रहेगा तब तक बैंक के पास में मॉर्टगेज रहेगी वो प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट आप आराम से जो है बैंक उसे कस्टमर को वापस कर देता है। फिर आ जाती है बात कि अगर किसी तरीके कोई लेजिटिमेट राइट है यानी कि कोई और कर्जा ले रखा है तब फिर आप रोक सकते हैं डॉक्यूमेंट को, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट वापस करने पड़ेंगे। कुछ जनरल गाइडलाइन प्रिस्क्राइब की गई, जैसे कि अगर एक एनबीएफसी से दूसरे एनबीएफसी में अगर लोन ले जाना चाहता है कस्टमर अलाउड है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है एनबीएफसी को जिसके पास लोन है मौके पर तो 21 दिन के अंदर में अपना ऑब्जेक्शन कस्टमर को बताएगा, अगर नहीं है तो एनओसी सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है। उसके बाद में अगर रिकवरी करना है लोन की तो कस्टमर को बिना मतलब परेशान ना किया जाए, गलत समय पर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, सुबह के 4 बजे रात के 1 बजे फ़ोन ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें और मसल पावर का प्रयोग ना करें। ये सारी चीज़ें आरबीआई ने कही हुई हैं। फिर ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ है और एनबीएफसी आपकी बात नहीं सुन रही है तो उस केस में उस पर्टिकुलर एनबीएफसी में एक ग्रीवियंस रेड्रेस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा जिसकी डिटेल ब्रांच में दिखाई जाएगी। उसका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया जाएगा ताकि कस्टमर अपनी कंप्लेंट को उसके पास दर्ज कर सके। अगर मान लो ये जो ग्रीवियंस रेड्रेस ऑफिसर है ये उसकी प्रॉब्लम को 1 महीने के अंदर नहीं सॉल्व करता, उसकी बातों को नहीं स्वीकारता है, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो उस केस में बंदा कहाँ जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरवाइजन के पास चला जाएगा, ठीक है, जो कि ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, रीजनल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रीजनल ऑफिस होते हैं, ठीक है। उनके पास में जाकर के कंप्लेंट कर सकता है। लैंग्वेज जो होनी चाहिए, मतलब एनबीएफसी को आज़ादी दे रखी है कि आप अपने हिसाब से फेयर प्रैक्टिस कोड की गाइडलाइन ड्राफ्ट कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन आप बनाएं वो और अच्छी हो, आरबीआई से भी अच्छी हो, ख़राब ना हो, बस ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद में जो भी आपने फेयर प्रैक्टिस कोड बनाया है उसकी जानकारी वेबसाइट पर डिस्प्ले की जानी चाहिए ताकि डिफरेंट जो लोग हैं उनको जानकारी मिल सके। उसके बाद में एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट के लिए कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रेडेशन ऑफ रिस्क जो किया जाएगा एनबीएफसी के द्वारा उसकी जानकारी अवेलेबल करवाई जाएगी एनबीएफसी की वेबसाइट पर। अगर वेबसाइट नहीं है तो न्यूज़पेपर में छापा जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई अगर वो अपडेट होती है तो उसको या तो वेबसाइट पर अपडेट करिए या फिर दोबारा से जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए कि हाँ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में या फलानी चीज़ों में चेंजेस आए हुए हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दिखाएंगे वो सालाना बेसिस पर दिखाएंगे ताकि कस्टमर को एग्जैक्टली पता चल सके कि वो साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब आती है बात फ्रेंड जो है अगला टॉपिक हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अम्बड्समैन स्कीम टू एनबीएफसी। पहले जो लोकपाल स्कीम थी वो बैंकों पर लागू थी, लेकिन बाद में उस लोकपाल स्कीम को बढ़ा करके एनबीएफसी पर भी लागू कर दिया गया है, ठीक है। आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइन ऑन इंटीग्रेटेड
ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, ठीक। तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 आई है जो एनबीएफसी को भी कवर करती है, यानी कि अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिस बैंकिंग लोकपाल के पास हम जाते थे उन्हीं के पास एनबीएफसी के कस्टमर भी जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब 3 चीज़ों को कवर करता है, बैंकों को कवर करते हैं, एनबीएफसी को कवर करते हैं और पेमेंट और सेटलमेंट के भी केसेस को अब लोकपाल स्कीम में, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में कवर किया जाता है, ठीक है। एक मेजर चेंज है जो आपका बैंकिंग लोकपाल में एपलेट अथॉरिटी कौन है, एपलेट अथॉरिटी कौन है बैंकिंग लोकपाल में, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए। देखिए एपलेट अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, सोचो कि आपने हाई कोर्ट में केस किया और आपकी बात नहीं बनी, आप उसके फैसले से खुश नहीं, तो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट से खुश नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बराबर है। तो यानी कि हाई कोर्ट का एपलेट अथॉरिटी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, बराबर। यानी कि उसका बॉस कौन है बेसिकली। तो उसी तरीके से सोचो कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम से आपने बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास में केस दर्ज किया, आप इसके फैसले से, इसके जो है जो न्याय मिला है उससे आप खुश नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? सर आपको जाना होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के पास में कंप्लेंट करने, ठीक है। तो ईडी ऑफ द आरबीआई हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड एज एपलेट अथॉरिटी इन प्लेस ऑफ, पहले डिप्टी गवर्नर होते थे, पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते थे, तो उनमें से एक डिप्टी गवर्नर को रोल दिया जाता था। लेकिन अब डिप्टी गवर्नर से हटा करके नई एपलेट अथॉरिटी किसे बनाया गया है? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव, किसी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, कई सारे ईडी होंगे वहाँ पर, उनमें से किसी एक को ये चार्ज दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन मतलब ऐसे लिखा ऐसे है, लेकिन सवाल जो बनेगा आपसे वो ये होगा कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत एपलेट अथॉरिटी किसे अपॉइंट किया गया है? तो सर एपलेट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को अपॉइंट किया गया है। एपलेट अथॉरिटी का क्या मतलब है कि अगर आप जो है बैंकिंग लोकपाल के, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के फैसले से खुश नहीं हैं तो अपील कहाँ करेंगे? ईडी के पास में जा करके, आरबीआई के ईडी के पास में आप अपना अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब आता है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ये कुछ नहीं है फ्रेंड, जो है 4 लेयर में एनबीएफसी को बांटा गया है, 4 लेयर में एनबीएफसी को बांटा गया है, इसी को स्केल बेस्ड रेगुलेशन। सबसे पहले आती है सर एनबीएफसी की बेस लेयर, फिर एनबीएफसी की मिडिल लेयर, फिर एनबीएफसी की अपर लेयर और फिर एनबीएफसी की टॉप लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, ये 4 लेयर में इन्होंने एनबीएफसी को बांटा हुआ है। द एनबीएफसी इन द लोवेस्ट लेयर, जो सबसे लोवेस्ट लेयर में है उनको एनबीएफसी बेस लेयर कहा जाता है। एनबीएफसी जो मिडिल लेयर में होती हैं उन्हें एनबीएफसी मिडिल लेयर, जो ऊपर होती हैं उन्हें एनबीएफसी अपर लेयर कहा जाता है। और टॉप लेयर भी बनाई गई है एनबीएफसी टॉप लेयर, और यहाँ पर एक कंडीशन भी रखी गई है कि टॉप लेयर इज आइडली एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्टी। माना जाता है कि जो एनबीएफसी की टॉप लेयर बनाई गई वो नॉर्मली एम्प्टी होगी, उसमें कोई भी एनबीएफसी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का मतलब वो एनबीएफसी ना रह करके पूरा बैंक का रूप ले चुकी होगी। अगर एनबीएफसी कोई टॉप लेयर में आ जाती है फ्रेंड तो वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब वो बैंक के बराबर हो चुकी है, ओके। इसीलिए आइडली माना गया है कि ये जो एनबीएफसी टॉप लेयर है इट शुड बी एम्प्टी, ओके। तो ये हुई बात हमारी, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी बात कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन, एसबीआर बोलते हैं, आ रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर एनबीएफसी शैल कंप्राइज ऑफ 4 लेयर बेस्ड ऑन साइज, एक्टिविटी एंड परसीव्ड रिस्कनेस। देखिए ध्यान दीजिए कि जो एनबीएफसी का यहाँ पर हमने 4 लेयर में बांटा, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। एनबीएफसी का साइज़ क्या है, कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और कितना रिस्क उसमें उस एनबीएफसी के ऊपर शामिल है, ठीक है। ये इन 3 चीज़ों के आधार पर ही इनको 4 लेयर में बांटा जाता है। इसके पहले हमने एनबीएफसी के क्लासिफिकेशन देखे थे, उसमें हमने देखा था लाइबिलिटी बेस्ड, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड और एक देखा था साइज बेस्ड, ठीक है ना, याद है आपको। 3 के आधार पर उन्हीं सभी एनबीएफसी को अब इन 4 लेयर में डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्लासिफिकेशन एक तरीका बदला है सारी एनबीएफसी वही, कोई नई नहीं है। लाइबिलिटी बेस्ड वाली अब इन्हीं 4 लेयर में से कहीं बैठेगी, एक्टिविटी बेस्ड वाली इन्हीं 4 लेयर में से कहीं बैठेंगी, साइज के हिसाब से भी इन्हीं 4 लेयर में से कहीं पर ही आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन है उसमें किस चीज़ को कंसिडर किया गया है। तो साइज को, एनबीएफसी के साइज को, एनबीएफसी की एक्टिविटी को, एनबीएफसी के रिस्कीनेस को कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे लोएस्ट लेयर बेस लेयर, सबसे टॉप लेयर जो है टॉप लेयर कहलाती है, बीच में मिडिल लेयर और अपर लेयर रखी गई है। टॉप लेयर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एम्प्टी होगी, ठीक है। अब है कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी, कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी कैरिंग आउट स्पेसिफिक एक्टिविटी एज द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इम्प्लाइज स्केल बेस्ड एज वेल एज एक्टिविटी बेस्ड रेगुलेशन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शंस एंड अप्लाई टू द रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी। ब्ला ब्ला है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़िए, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। एनबीएफसी P2P यानी पेयर टू पेयर लेंडिंग,
NBFC अकाउंट एग्रीगेटर, NBFC AA, NBFC नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी NOFHC, NBFC विदाउट पब्लिक फंड एंड कस्टमर इंटरफेस यानी NBFC नॉन डिपॉजिट टेकिंग विल ऑलवेज रिमेन इन बेस लेयर फर्दर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जितने भी हमने यहाँ नाम गिनाए आपको सर, ये सारी की सारी कहाँ पर मिलेंगी आपको, हमेशा बेस लेयर NBFC में कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमने NBFC P2P, NBFC AA, उसके बाद में NOFHC, NBFC ND, इन सबको बेस लेयर में रखा गया है। ठीक है, NBFC हैविंग पब्लिक डिपॉजिट यानी NBFC D, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस company IFSC and housing finance company HFC will be included in the middle layer or upper layer and not in the base layer as the case may be। मतलब कहने का इनका ये है कि अब ये डिपेंडिंग अपान कि कितना साइज है, कितना एसेट है, उन सब के आधार पर जो NBFC है, कौन कौन सी NBFC जो डिपॉजिट लेती है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सभी की सभी या तो मिडिल लेयर में आएंगी या तो अपर लेयर में। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है, वो डिपेंड करेगा उनकी साइज, उनकी एक्टिविटी और उनके रिस्क पर। ठीक है, साइज और रिस्क पर डिपेंड करेगा, एक्टिविटी तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद में स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर SPD एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी IDF विल ऑलवेज रिमेन इन मिडिल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो आपकी स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर SPD और IDF इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC जो होगी ये हमेशा मिडिल लेयर में रहेगी। रिमेनिंग NBFC जो रिमेनिंग NBFC हैं जैसे ICC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी MFI, NBFC फैक्टर, मॉर्गेज गारंटी कंपनी NBFC MGC कुड लाई इन एनी ऑफ द लेयर ऑफ द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ द स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब इनमें से किसी भी लेयर में हो सकती हैं, यानी कि चारों लेयर में से किसी में भी पाई जा सकती हैं। ओके, गवर्नमेंट ओन NBFC शैल बी प्लेस्ड इन द बेस लेयर और मिडिल लेयर एज द केस में भी। गवर्नमेंट ओन जो NBFC होंगी वो मिडिल लेयर में या बेस लेयर में पाई जा सकती हैं। दे विल नॉट बी प्लेस्ड इन द अपर लेयर टिल फर्दर नोटिस। जब तक कि RBI नोटिस नहीं देता है तब तक उन्हें अपर लेयर में नहीं रखा जा सकता। किनको? गवर्नमेंट ओन NBFC को, बस। ठीक है, तो क्या सवाल ये है कि क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना। तो जिसका फिक्स है उसको याद रखो। जैसे यहाँ पर NBFC P2P, NBFC AA, NOFHC, NBFC विदाउट पब्लिक फंड, है ना, ये हमेशा किस में रहेंगी? बेस लेयर में रहेंगी। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर ये फ्रेंड्स हमारी हमेशा बेस लेयर में रहेंगी तो इनको याद रखिए। बाकी अब ये NBFC D हो गया, CIC, HFC, IFSC, अब ये बेस में भी हो सकती है, अपर में, मिडिल में भी हो सकती है, अपर में भी हो सकती है, तो क्या पता। ठीक है, तो नहीं ध्यान रखना है। यस, अगेन मिडिल लेयर में ये रहेंगी तो स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड NBFC, ये हमेशा मिडिल लेयर में है, तो इनको याद रखिए। ठीक है, तो बस दो जगह ये याद रखना है। फिर अगेन ये स्केल के आधार पर डिपेंड होता है कि ये किस लेयर में, चारों लेयर में से कहीं भी पाई जा सकती हैं। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाँ ये चारों लेयर में कहीं पाई जा सकती हैं, बस। गवर्नमेंट ओन्ड जो NBFC होती हैं उनको बेस लेयर में रखा जाता है, मिडिल लेयर में रखा जाता है, जैसा कि उनका केस हो, और अपर लेयर में उनको जब तक RBI की गाइडलाइन नहीं आती तब तक नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपनी बात जो है कंप्लीट हो जाती है। एंड आई होप कि जो है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर कवर हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक वगैरह करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने दोस्तों को भी बताएं कि हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।